Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the meningitis. इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसेफेलाइटिस की। तो दोनों के नाम मैच हो गए, एक था मेनिंजाइटिस और आज पढ़ रहे हैं एनसेफेलाइटिस। तो एक्चुअल में ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद को एक्सप्लेन कर रहा। पहला वर्ड है एनसेफेलॉन, ये जो है ना एनसेफे, ये निकला एनसेफेलॉन से। एनसेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन, स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीवधारी जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो, मेरुदंड है ना। जैसे हम बोलते हैं आपका वर्टिब्रा कॉलम, स्पाइनल कॉलम, जैसे हम एनिमल्स हो गए, इसके बाद हम ह्यूमंस हो गए, साथ ही साथ बर्ड्स हो गई, फिशेस हो गई, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? रीढ़ की हड्डी, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो इन्हीं का जो ब्रेन है उसे बोला जाता है एनसेफेलॉन। इसके बाद सेकेंड वर्ड है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आसान भाषा में अगर हम बोले तो स्वेलिंग। तो पर्टिकुलरली इसमें क्या होगा? इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं? एनसेफेलॉन। इससे पहले हमने देखा था मेनिंजाइटिस, उसमें भी हमने पढ़ा था इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हमने देखा था मेनिंजाइटिस, उसमें जो स्वेलिंग थी वो पर्टिकुलरली मेनिंजिस में थी, यानी कि ऐसा एरिया, ऐसी कवरिंग जो ब्रेन को कवर कर रही थी, सिर्फ उसमें इन्फ्लामेशन। अगर हम एनसेफेलाइटिस की बात करें तो इन्फ्लामेशन इन ब्रेन, ब्रेन के किसी भी पार्ट में इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद आगे देखें तो इट में भी अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट का क्या? अक्यूट का मतलब एक ऐसी कंडीशन जो थोड़े समय तक परसिस्ट करे, है ना। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। तो ऐसा एनसेफेलाइटिस जो आपका 15 दिन तक परसिस्ट कर रहा वो है अक्यूट। इसके अलावा दूसरा है क्रॉनिक, जो लंबे समय तक, 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 साल तक लंबा इतना एक्सटेंड कर रहा। ये रहेगा आपका क्रॉनिक एनसेफेलाइटिस। अब चाहे क्रॉनिक हो या फिर अक्यूट, दोनों होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग, ये पर्सन की जान भी ले सकते हैं, सो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज इनका आईपी, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब ऐसा टाइम जब ये सिम्टम्स देने लगेंगे। तो चाहे अक्यूट हो या क्रॉनिक हो, दोनों का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, दैट इज 5 to 10 डेज, 5 से 10 दिन के अंदर इनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। आगे देखते हैं कॉजेस ऑफ एनसेफेलाइटिस, कि क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि एनसेफेलाइटिस कॉज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है वायरल इन्फेक्शन। अब एक्चुअल भी हम एनसेफेलाइटिस भी देखें ना तो ये मेनिंजाइटिस के जैसे हैं। ऐसा बहुत ही कम है कि कोई जो आपका कॉज है वो डायरेक्टली मेनिंजाइटिस कॉज करे या फिर एनसेफेलाइटिस कॉज करे, हो सकता है बट कम होता है। मोस्टली कंडीशन यही है कि आपको कोई और डिसीज है, पर्टिकुलरली आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लाइक निमोनिया, वो सीवियर होते होते अब पर्टिकुलरली उसका जो पैथोजन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके ब्रेन में, या फिर जैसे हमने मेनिंजाइटिस में देखा था कि आपकी मेनिंजिस लेयर में गया और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, और इस तरीके से एनसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो पहली चीज़ वायरल इन्फेक्शन, कि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लंबे समय से है, क्रॉनिक हो गया है, सीवियर हो गया है, तो पर्टिकुलरली जो पैथोजन है ब्रेन तक जाएगा, वह इन्फ्लामेशन कॉज करेगा। इसके साथ साथ हम देखें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेम जैसे वायरल वैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से है, सीवियर हो गया, पैथोजन ब्लड के थ्रू जाएगा ब्रेन में, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग कॉज करेगा। इसके साथ साथ हेड इंजरी और ऑटो इम्यून डिसीज, है ना, आपकी हेड इंजरी हो गई, समटाइम सर्जरी हो गई, वो भी क्या कॉज कर सकती हैं? स्वेलिंग। साथ ही साथ ऑटो इम्यून डिसीज जो कि हम देखें तो कैंसर में होता है, कि आपकी बॉडी में ही क्या होने लगा कि ब्रेन के खिलाफ जो ब्रेन की सेल हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगे, उसके कारण भी पर्टिकुलरली वहाँ पर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एनसेफेलाइटिस। अब एक्चुअल में इसके जो टाइप हैं वो कॉज पर ही डिपेंड है, मेनली 2 टाइप का। पहला है इन्फेक्शियस एनसेफेलाइटिस, ऐसा एनसेफेलाइटिस जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा, जो मैंने बताया कि आपको कोई इन्फेक्शन था, कोई डिसीज था, अब वो क्या करने लगा कि सीवियर होने लगा, उस वजह से उसका जो पैथोजन है वो ब्रेन तक गया और उसने कॉज की स्वेलिंग, मींस एनसेफेलाइटिस।
इसके अंदर खुद हमारे 3-4 टाइप आते हैं, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है वायरल एनसेफेलाइटिस। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम इन सब में भी देखें ना, तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन इस वायरल एनसेफेलाइटिस, सबसे ज़्यादा यही है। स्पेशली और इसे भी मैं बताऊं तो आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, ये जो वायरस है सबसे ज़्यादा यही कॉज करता है, और ये डायरेक्टली सिर्फ एनसेफेलाइटिस ही कॉज कर सकता है। मतलब जैसे हमने मोस्टली देखा ना कि पहले क्या हो रहा था, कोई और इन्फेक्शन है, जब वो सीवियर हुआ बाद में कॉज कर रहा था एनसेफेलाइटिस। बट आपका जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है, ये डायरेक्टली विदाउट एनी अदर इन्फेक्शन ये सीधे कॉज कर सकता है एनसेफेलाइटिस। इसके बाद और हम वायरस देखें तो आपका मम्स, जो पर्टिकुलरली पैरोटिडाइटिस कॉज करता है ना, जैसे वो आपने गर्ल्स का सुना होगा कि यहाँ पर ऐसे पट्टे लगाए हुए हैं, तो स्पेशली ये मम्स कॉज करता है, मम्स वायरस। लेकिन अगर ये सीवियर हो जाए तो साथ ही साथ ये मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, इसके साथ साथ एनसेफेलाइटिस, सेम एज मीजल्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें, दैट इज आर्बो एनसेफेलाइटिस। अब आर्बो एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एक्चुअल में ये इस तरीके का एनसेफेलाइटिस होगा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा। अब बोलोगे ये कैसे भैया? तो ये ट्रांसमिट होता है बाय द हेल्प ऑफ मॉस्क्यूटो एंड फ्लीस। मॉस्क्यूटो क्या? मच्छर, और फ्लीस क्या? जैसे गांव में लोग उसको बोलते हैं पिस्सू या फिर पिसुआ, जो पैर में काटता है। तो एक पर्सन को एनसेफेलाइटिस है, पर्टिकुलरली उसे मच्छर ने काटा या इस फ्ली ने काटा और उसी ने दूसरे पर्सन को काट लिया जो हेल्दी है, तो उसमें ये चीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। इसे बोला जाता है आर्बो वायरल एनसेफेलाइटिस। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है बैक्टीरियल एनसेफेलाइटिस। ऐसा एनसेफेलाइटिस विच इज कॉज बाय बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं हम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। अब देखो, चाहे आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी हो या फिर माइकोप्लाज्मा हो, ये अगर हम मेनली देखें तो ये कॉज करते हैं निमोनिया। लेकिन फिर वही कंडीशन है कि निमोनिया क्रॉनिक हो रहा, सीवियर कंडीशन हो रही है, सालों साल चल रहा, किसी ने ट्रीटमेंट नहीं करवाया जानबूझकर या फिर पर्टिकुलरली पॉवर्टी की वजह से कि उनके पास इतना नहीं कि वो ट्रीटमेंट करा सकें। अब पर्टिकुलरली इनका जो पैथोजन है ना, अगर हमें देखें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्पेशली ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है ब्रेन में और वहाँ पर इन्फ्लामेशन मींस स्वेलिंग कॉज करता है एंड इट रिजल्ट इन एनसेफेलाइटिस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप देखें, दैट इज फंगल एनसेफेलाइटिस। मींस ऐसा एनसेफेलाइटिस, ऐसी ब्रेन की स्वेलिंग जो पर्टिकुलरली फंगस कॉज कर रहे हैं, है ना, आपके फंगाई। इसमें हम देखें तो फिर से भाई कैंडिडा जो कि मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है, हमने उसमें भी डिस्कस किया था। इसके साथ साथ क्रिप्टोकोकस, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्टिकुलरली एनसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। मेनली दो था ना, एक था इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा था, इतने सारे बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। दूसरा है ऑटो इम्यून या फिर इसे आप नॉन इन्फेक्शियस भी बोल सकते हो, बिना इन्फेक्शन के। तो इसमें देखो, जैसे बट का नाम है ऑटो इम्यून, मोस्टली ये ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से होगा कि हमारी बॉडी में ही कुछ ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो इन ब्रेन की सेल्स को डैमेज कर रहे हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा। अब ऑटो इम्यून डिसीज़ क्यों होगा भाई? क्यों ही हमारी बॉडी खुद की सेल को मारेगी? पहला कॉज है हेड इंजरी, हेड इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई, इनकी वजह से भी ऑटो इम्यून डिसीज डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज कैंसर। अब पर्टिकुलरली अगर ब्रेन का कैंसर होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है, तो ये चीज़ मोस्ट कॉमन है कि ट्यूमर हुआ तो ऑटो इम्यून डिसीज जनरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर हमारी बॉडी में ना एंटीबॉडीज बनने लगती हैं इन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट। फिर कहीं ना कहीं ये जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज पहुंचाने लगती हैं, जिस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग कॉज होगी एंड इट ऑल्सो रिजल्ट इन एनसेफेलाइटिस। अब हम देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ एनसेफेलाइटिस कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्टिकुलरली इस एनसेफेलाइटिस के रिस्क को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज। पर्टिकुलरली अब एज कौन सी? एक तो वो एज जो 5 साल से कम की है, मतलब वो बच्चे, वो चिल्ड्रंस जिनकी एज 5 साल से कम है, और साथ ही वो पर्सन जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। फॉर एग्जांपल 65 ईयर है आपका, हम देखें तो 70 ईयर्स है, 75 ईयर्स हैं। क्योंकि पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं 5 साल से नीचे के,
उनमें इम्यून सिस्टम अभी प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं है, इम्यून सेल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। इसके बाद अगर हम ओल्ड पर्सनस की बात करें, 70 ईयर्स के हैं, उनमें इम्यून सिस्टम तो डेवलप हो चुका है, लेकिन होने के बाद अब वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। पर्टिकुलरली इस ओल्ड एज में ना इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, आपकी डिफेंस वाली सेल कम हो जाती हैं, साथ ही साथ वीक हो जाती हैं। तो उन पर्सन में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एनसेफेलाइटिस डेवलप होने के। इसके साथ साथ वीकेंड इम्यूनिटी, वही जो हमने इसमें भी देखा एक टाइप से एज थी, बट बात हम इम्यूनिटी की ही कर रहे थे। तो यहाँ पर एक कोई पर्सन है जिसकी एज हम लेते हैं कि चलो 30 साल का पर्सन है, एज अच्छी है, इस एज में जनरली आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन किसी कारण उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो उसे HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि कॉज करता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसमें आप लोगों ने देखा ही होगा इतनी ज़्यादा पर्सन की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर पर्सन को थोड़ा सा हम देख ना कॉमन कोल्ड भी हो गया तो महीने भर चलता है, सर्दी ठीक नहीं हो रही 1 महीने तक, ऐसी हालत होती है। तो पर्टिकुलरली ऐसे जो पर्सन है जो HIV से इन्फेक्टेड हैं, उनमें एनसेफेलाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ ट्रैवलिंग, ऐसे पर्सन जो टूरिस्ट हैं, यहाँ का टूर कर रहे हैं, वहाँ का टूर कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो हमारे स्पोर्ट पर्सन है, क्योंकि वो भी देखो क्रिकेट का है तो कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में, तो इतनी ये जो ज़्यादा ट्रैवलिंग है, हर कंट्री में हर एक सिटी में कोई ना कोई डिसीज़, कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई पैथोजन होता है ना, कि एक अपने पीक पर ही है जहाँ पर उसका बहुत ही ज़्यादा हम बोलते हैं कि एक उसका एरिया है जहाँ पर वो अफेक्ट कर रहा। तो जो भी ट्रैवलिंग में है, क्योंकि अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मीन्स एनसेफेलाइटिस के चांसेस है ना डेवलपमेंट के ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ आगे देखें तो स्मोक या फिर स्मोकिंग, अगर पर्सन पर्टिकुलरली स्मोकिंग करता है तो लंग्स के डिसीज, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, जिससे एक बार फिर से एनसेफेलाइटिस के चांसेस उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एनसेफेलाइटिस। तो एनसेफेलाइटिस क्या थी? ब्रेन की स्वेलिंग है, सिम्टम्स उसी से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ हेडेक, कि उसके सर में दर्द रहना है। हेडेक के साथ साथ फीवर कॉमन है, और देखो फीवर मैंने पहले ही बोला कि ऑलमोस्ट जितने भी डिसीजेस हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, फीवर एक कॉमन चीज़ है। 99.99 केसेस में फीवर प्रेजेंट रहता ही है। रीज़न मैंने बताया ही है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है, हमारी बॉडी एक ही काम करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का, ताकि वो जो भी पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उस टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए, उसमें सर्वाइव ना कर पाए और उसकी डेथ हो जाए। इसके साथ साथ आगे देखें तो फटीग, क्योंकि हेडेक है, फीवर है, पर्सन में थकान हो ही जाती है। इसके बाद आगे देखें तो कन्फ्यूज़न, बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अगर ओल्ड एज पर्सन में तो छोटी छोटी चीज़ों में, उनके डेली प्रोफेशन में, है ना, साथ ही साथ वर्क प्रोफेशन में। अगर बच्चों को है तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद रहती है स्लीपिंग प्रॉब्लम, साथ ही साथ स्पीच इश्यू। तो पर्टिकुलरली पर्सन को कई बार लैंग्वेज समझने में, साथ ही साथ बोलने में भी डिफ़िकल्टी होती है कि वर्ड्स ही माइंड में नहीं आ रहा है या वो उन वर्ड्स को समझ नहीं पा रहा है। इसके साथ साथ स्लीपिंग प्रॉब्लम। अब स्लीपिंग प्रॉब्लम 2 टाइप की, एक है ड्राउजीनेस, मतलब पर्सन दिन भर सो भी रहा ना तब भी उसे नींदा, जो हिंदी में अगर आप लोगों को वर्ड, मतलब एकदम नींद में ही है, उसे नींद ही आ रही है दिन भर, है ना। इसे आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्लीपिंग एक होना, स्लीपीनेस, कि बहुत ज़्यादा स्लीपिंग की कंडीशन। इसके साथ साथ इंसोमेनिया भी हो सकता है कि अब एक पर्सन है जिससे नींद ही नहीं आ रही, मतलब 4 मेडिसिन डेली खा रहा कि यार नींद तो आए, तब भी नींद नहीं आ रही, मेडिसिन भी बोली मत खा भाई तुझे नींद नहीं आनी, ये वाली कंडीशन। इसके साथ साथ और अगर हम सिम्टम से देखें तो नेक स्टिफनेस, पर्टिकुलरली जो हमारी ये है ना नेक की जो मूवमेंट हो रहे, मान लो अगर किसी पर्सन में ये चीज़ होगी नेक स्टिफनेस, तो उसकी गर्दन ना मतलब जकड़न आप बोल सकते हो कि मोड़ने में डिफिकल्टी होगी, यहाँ से यहाँ करने में, इस तरीके से। इसके बाद है हमारा नोजिया, वोमिटिंग, पर्टिकुलरली क्योंकि ब्रेन के डिसीज़ हैं, वही पूरे सिस्टम कंट्रोलिंग करता है, तो नोजिया वोमिटिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। ये तो सिम्टम्स थे कि चलो ये अगर किसी को एनसेफेलाइटिस है, ये सिम्टम्स है, तब भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग है, पर्सन की जान भी ले सकते हैं, साथ ही साथ बहुत डिफ़िकल्टी वाले हैं। जैसे कि पहला है मेमोरी लॉस।
पर्सन की मेमोरी लॉस हो सकती है, और लॉन्ग टर्म हो सकता है कि कंप्लीट मेमोरी लॉस हो जाए, है ना, सारी चीज़ें भूल जाए। शॉर्ट टर्म भी हो सकती है कि 3 महीने का भूल गया पर्सन, 6 महीने का भूल गया, 1 साल का। लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म है कि पूरी ही मेमोरी भूल जाए, मतलब सीधे वो समझ जाए कि मैं कौन हूँ, सामने बेटा बैठा है पूछ रहा, पिताजी बोल रहा तुम कौन हो, ऐसी वाली हालत भी हो सकती है। इसके बाद आगे देखें तो कॉमा एंड परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन, पर्टिकुलरली आप कॉमा बोल लो या फिर हम इसी को बोल सकते हैं परमानेंट डैमेज। कॉमा आपने देखा होगा ना टीवियों में कि पर्सन लेटा है तो लेटा ही है, और एक्चुअल में हम देखें ना तो शायद एक डेथ से भी खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि एक बार किसी पर्सन की डेथ हो गई तो भाई चला ही गया, है ना, उसके फैमिली वालों को भी पता कि अब नहीं लौटना। लेकिन कॉमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वो खुद पर्सन हर रोज मरता है, साथ ही साथ उसकी पूरी फैमिली हर रोज मरती है। तो ये कॉमा एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है कि पर्सन लेटा है, ना ही कुछ बोल रहा, ना ही कुछ सब सुन रहा समझ रहा, कुछ भी नहीं पता। इसके बाद आगे देखें तो पर्सनैलिटी और बिहेवियरल चेंजेस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्पेशली मैं बात करूँ ना तो ऐसे ही चाहे आपका मेनिंजाइटिस में हो, एनसेफेलाइटिस में हो, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसमें पर्सनैलिटी चेंजेस बहुत मिलते हैं, जैसे कि आपके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं, स्पेशली बायपोलर डिसऑर्डर। बायपोलर क्या, बाय मतलब दो, तो सुबह एक पर्सन है बड़ा ही उसका अच्छा मूड है, वो ऐसा समझ रहा कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ वही है, सबसे सुखी इंसान वही है, मतलब एकदम वो बहुत खुश मिजाज रहेगा, ऐसा ही है, मैं बहुत खुश हूँ। और शाम को वही पर्सन, हे प्रभु भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकता है, मैं ही क्यों ऐसा, अपने आप को सबसे इन्फीरियर समझेगा कि मैं ऐसा क्यों, मैं पैदा ही क्यों है, ऐसा वैसा पूरा इस तरीके से। इसके बाद और भी बिहेवियरल चेंजेस हैं कि पर्सन पहले सबसे अच्छे से बात करता था, लेकिन नहीं अब एकदम गाली दे रहा या बात ही नहीं कर रहा, है ना, कभी बहुत ज़्यादा बात कर रहा, इस तरीके से बिहेवियर में भी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद आगे देखें तो सीजर्स, सीजर्स को आप ना सीधे सीधे बोल लो मिर्गी के दौरे, आपने सुना ना, एकदम से एकदम इलेक्ट्रिक शॉक वाली कंडीशन समझ लो, झटके आना, जैसे करंट नहीं, देखो किसी को झटके लग गए, मिर्गी के दौरे आपने सुने होंगे, देखे भी होंगे कि पर्सन के एकदम इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, तो पहले पता चले हाथ किस तरीके से हो रहे हैं, कुछ भी। साथ ही साथ ना इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होते हैं कि एकदम थोड़ा सा उस मतलब माइंड ब्लैंक हो गया पर्सन का, ना ही सामने वालों को पहचान रहा, ना ही घर वालों को पहचान रहा, और बस वही झटके इस तरीके से। इसके साथ साथ हम देखें तो हियरिंग एंड विजन लॉस, इसमें एक्चुअल होता है सेंसेशन लॉस, स्पेशल आपकी जो सेंसेशन है, विजन मीन्स देखने वाले, हियरिंग सुनने वाले, टेस्ट, इस तरीके से ये जो पूरे सेंसेशन है वो लॉस हो सकते हैं। अब क्यों हो रहे हैं, क्योंकि स्पेशली के लिए यहाँ पर जो स्वेलिंग हो रही है वो ब्रेन में हो रही है, ब्रेन के किसी भी पार्ट में। अब हमारे ब्रेन में या फिर हम बात करें स्पेशली हमारा सेरिब्रम, इसमें बहुत सारे फंक्शनल एरिया होते हैं, जैसे कि हमारा मोटर एरिया है जो कि पूरे मूवमेंट हो रहा है ना उसको कंट्रोल कर रहा, एक होता है पर्टिकुलरली विजुअल एरिया जो इस विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं इसे परसीव करता है, इमेज बनाता है। इसके साथ साथ हियरिंग, यहाँ पर एक ऑडियो एरिया होता है हमारे ब्रेन में जो ऑडियो को रिसीव करता है, सेम एज टेस्ट एरिया होते हैं। अगर स्वेलिंग इनमें से किसी भी एरिया में हो गई, वो इन्फ्लामेशन इनमें है, तो उसकी फंक्शनिंग लॉस हो सकती है, मीन्स हियरिंग लॉस, विजन लॉस, टेस्ट लॉस, इस तरीके से। इसके बाद आगे हम देखते हैं डायग्नोसिस, कि हम किस तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन में एन्सेफेलाइटिस है। सबसे पहली चीज़ ब्लड टेस्ट, जैसे हम मोस्टली में देखते हैं कि ब्लड टेस्ट कॉमन है, तभी भी आप किसी भी डॉक्टर से देखें ना, आपको बुखार हुई, फीवर हुई, कुछ भी दिक्कत हुई है ना, फंगल इन्फेक्शन हुए, स्किन इन्फेक्शन हुए, वो लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराओ, क्योंकि मोस्टली केस में ब्लड टेस्ट होता ही है। तो इसके थ्रू भी अगर किसी पर्सन को एन्सेफेलाइटिस है और हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज रहेंगी, IgM हो गया, IgG, जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा है ल्यूम्बर पंक्चर, ये वही है CSF टेस्ट, CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड क्या होता है, सर्कुलेट। तो क्योंकि अगर आपके यहाँ पर एन्सेफेलाइटिस होगा तो जो भी पैथोजन है वो इस CSF में भी प्रेजेंट होगा। एक स्पेशल चीज़ के से हम बोल रहे हैं ल्यूम्बर पंक्चर, पंक्चर से याद रख लो जैसे गाड़ी में पंक्चर हो जाता है, साइकिल में छेद होना, यहाँ पर भी हम पंक्चर ही करेंगे। किसे पंक्चर करेंगे, स्पेसिफिकली जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है ना, वर्टिब्रा कॉलम है आपको, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड रहता है L1 L2 लेवल तक, इसका मतलब पूरा इस तरीके से एक अच्छा स्ट्रक्चर, कहाँ तक, L1 L2 तक, और L2 के नीचे होते हैं सिर्फ इसके कुछ इस तरीके से फाइबर, बहुत ही कम फाइबर होते हैं जो कि L5 तक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नीडल इंसर्ट करते हैं
हम नीडल इंसर्ट कहाँ पर करते हैं, इस L2 के नीचे। आप L2 और L3 के बीच में कर सकते हो, साथ ही साथ L3 और L4 के बीच में कर सकते हो। रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ पर नीडल इंसर्ट कर रहे हैं तो देखो स्पाइनल कॉर्ड का मेन स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ फाइबर है, डैमेज के चांसेस बहुत कम है। अगर हम ऊपर करते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज होता तो ये पैरालिसिस में पूरा रिजल्ट कर सकता है ना। अगर कोई भी आपकी मोटर फाइबर डैमेज हो गए या जिससे ये कंट्रोल कर रहा था उस तरीके से। इसके साथ साथ अगर हम ब्रेन में ये चीज़ लेते कि हम ब्रेन से CSF लेते, फिर से वही ब्रेन डैमेज होने के चांसेस। यहाँ पर ये फ़ायदा है कि यहाँ पर ना ही आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा, ना ही ब्रेन। इसके साथ साथ एक और फ़ायदा है, अगर हम ब्रेन से लेते या और ऊपर के हिस्से से लेते तो होता है ना पानी कि ऊपर ऊपर हमने लिया, सिर्फ वही चीज़ आएगी जो ऊपर प्रेजेंट है, और कचरा हमेशा नीचे बैठ जाता है। इसीलिए अगर आप नीचे से यहाँ पर CSF ले रहे हो तो उसमें पर्टिकुलरली नीचे के तल के पूरे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, हम कहते हैं ना, पूरा कचरा इकट्ठा रहेगा, तो आपको रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसके बाद है इमेजिंग टेस्ट, कि आप इमेज देखो। अब कैसे, कैमरे से थोड़ा ना देखोगे, आपका हम देखें तो CT स्कैन है, साथ ही साथ MRI है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है। ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं कि अगर हम ब्रेन का CT स्कैन या MRI करा रहे हैं तो ये ब्रेन की पूरी 3D इमेज हमें दिखाएंगे कि ब्रेन का पूरे स्ट्रक्चर, साथ ही साथ वहाँ क्या कोई इंजरी है, वहाँ क्या कैंसर हो रहा, या फिर वही इन्फ्लामेशन, कहीं सूजन है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है स्पुटम कल्चर। इसमें मैंने बोला था ना कि आप नेजल स्वैब या फिर थ्रोट स्वैब, इसी को बोल सकते हैं स्पुटम कल्चर। मीन्स आपने स्पुटम लिया, हिंदी में बोलूँ तो खखार, जनरली हमारे यहाँ खखार ही बोलते हैं, उसका आप टेस्ट कर रहे हो, उसे कल्चर कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली अगर उसमें किसी बैक्टीरिया या वायरस की प्रेजेंस है, पैथोजन की, जो कि एन्सेफेलाइटिस कॉज करता है, इस तरीके से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो बायोप्सी। अब बायोप्सी क्या होता है, बायोप्सी का सीधा मतलब होता है कि मान लो हमें क्या है, कोई भी एक सस्पेक्टेड एरिया है। सस्पेक्टेड एरिया क्या, कि हमें लग रहा कि भाई हमारे ब्रेन में एन्सेफेलाइटिस है, वहाँ पर स्वेलिंग है, हम उसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे और उसे पर्टिकुलरली होती है ना माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, हम उसे कल्चर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस है। इसी चीज़ को बोला जाता है बायोप्सी। कि आपने सस्पेक्टेड पार्ट के जिसमें आपको संदेह है उसको लिया और आपने उसकी स्टडी की। इसके बाद है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या होता है, एन्सेफेलो वही ब्रेन से रिलेटेड, ऐसी मतलब एक स्टडी आप बोल सकते हो जो ब्रेन की एक्टिविटीज़ को शो करे कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग कैसी है, उसके पैटर्न क्या है। तो अगर उसमें कोई हेर फेर है, कोई दिक्कत है, उससे हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉज पर। जैसे मेनली हमने देखा जो सबसे ज़्यादा मेन एन्सेफेलाइटिस है, दैट इज़ वायरल, जो कि हर्पीस वायरस कॉज करता है ना, मेनली यही है। बाकी बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी। तो अगर वायरस ने कॉज किया है तो आप एंटीवायरल मेडिसिन दीजिए, जो कि उन वायरल को किल, स्पेशली यही होता है एंटीवायरल। पर्टिकुलरली अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो एंटीवायरल, फंगल की वजह से है तो एंटी फंगल दीजिए। इसके साथ साथ आगे देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या, ये भी मेडिसिन ही होती हैं पर्टिकुलरली। और हम देखें तो ये आपके वायरल एन्सेफेलाइटिस एज वेल एज ऑटो एन्सेफेलाइटिस, जो ऑटो इम्यून था, दोनों से रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम देखें तो इम्यून ग्लोब्यूलिन, इसे आप इंट्रावीनस ग्लोब्यूलिन भी बोलते हो। पर्टिकुलरली ये एंटीबॉडीज होते हैं जिसे हम इंजेक्शन के थ्रू, जो पर्सन है जैसे एन्सेफेलाइटिस है उसमें इंजेक्ट करते हैं, उसकी वेन्स में, उसके ब्लड में। और पर्टिकुलरली जब वो एंटीबॉडीज उस पर्सन में जाएंगे तो अब वो क्या करेंगे, उस पर्सन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आगे देखें तो IV फ्लूइड है ना, इंट्रावीनस फ्लूइड, जो बोतलें आपने देखी होंगी, एक्चुअली ये चढ़ाई ही जाती हैं। क्यों, ताकि पर्सन का जो शरीर है ना वो हाइड्रेटेड रहे, उसका फ्लूइड जो बैलेंस है ना वो बना रहे। इसके बाद अब आप बोलोगे भैया ना ही हमें इसके सिम्टम्स देखने हैं, ना ही हमें इसका कॉज देखना है, ना ही डायग्नोसिस करना है, और ना ही हमें ट्रीटमेंट करवाना है। आप तो बस ये बता दो इससे बचें कैसे, कि ये चीज़ हमें हो ही ना, इतनी खतरनाक चीज़ कि भाई मेमोरी लॉस, हम पापा को नहीं पहचान रहे है ना, पापा सामने बैठे और हमें यहाँ बाजू में पूछ रहे कौन है भाई, तो ऐसी हालत ना हो। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली चीज़ वैक्सीनेशन, क्योंकि वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं, मम्स की है, मीसल्स की है ना, MMR, मम्स, मीसल्स, रूबेला। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, मोस्टली वैक्सीन हमारे पास हैं। सिर्फ कुछ ही ऐसे डिसीज़ हैं जिनकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है।
जैसे स्पेशली मैं बात करूँ तो अभी HIV, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, प्रेजेंट टाइम पर उसकी वैक्सीन हमारे पास नहीं है। अदरवाइज जितने भी डिसऑर्डर हैं मोस्टली वैक्सीन हमारे पास प्रेजेंट है। तो आप वैक्सीनेशन करवाएं, आप पोलियो के वैक्सीनेशन लें, 2 बूंद जिंदगी की, इसके अलावा यही है MMR लें। तो इससे ना आप पर्टिकुलरली खुद बाकी के डिसऑर्डर से, मम्स से, मीसल से, साथ ही साथ मेनिंजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, इन सब से बच सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो सेफ फूड एंड वाटर प्रैक्टिस, मतलब खाना आप स्वच्छ बनाएं और स्वच्छ पकाएं। जो चीज़ें रहती हैं ना, खाना ढक के रखें। रीज़न ये है कि आपने खाना बनाया तो अच्छे है, स्वच्छता से बनाया है, लेकिन आपने उसे ढका नहीं। अब कहीं से भी पर्टिकुलरली एक पैथोजन वहाँ पर उड़कर आया, बैक्टीरिया हो, वायरस, उस खाने में गया, तो आप थोड़ी देर बाद आए, आपने खाना खा लिया, वो वायरस और बैक्टीरिया आपके अंदर गया और मान लो आपकी इम्यूनिटी वीक है, वो आपको कॉज कर देगा एनसेफेलाइटिस। इससे अच्छा आप उसे ढक के रखें। साथ ही साथ वाटर प्रैक्टिस, पानी छान कर, कहते हैं ना कि कई बार अगर और आपको ऐसा लगता है कि आप उस एरिए पर हो जहाँ पर पानी गंदा है पर्टिकुलरली, तो आप उसे और बॉईल कर सकती हो, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस ना आपके किल फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग इसमें बड़ा वो करते हैं कि ऐसे ही हमने पानी पिया, उसमें भी बैक्टीरिया वायरस गए या पैथोजन गए, तो बेल के पीते हैं तो उसमें भी तो पैथोजन अंदर जाते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जब आपने नॉर्मल पानी पिया तो उसमें जिंदा पैथोजन गया, हेल्दी पैथोजन। वहीं जब आप बॉईल कर लेते हो ना, तो पैथोजन किल्ड फॉर्म में रहते हैं, आपकी बॉडी में जाएंगे भी तो आपको डिसीज कॉज नहीं करेंगे, है ना, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। डिफरेंस है। तो पानी बॉईल करके अगर आप कर सकते हो तो और अच्छी बात है। इसके साथ साथ स्पेशली जो ट्रैवलर्स हैं, है ना, जो ज़्यादातर टूरिस्ट हैं, जो जर्नी ही करते रहते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, आज इस कंट्री उस कंट्री, इन्हें सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन, साथ ही साथ मास्क का यूज़, जो कि कोरोना टाइम में आपने देखा कि मास्क लगाओ नहीं तो लट्ठ पड़ रहे थे, वो ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, मम्स है, मीसल्स है, रुबेला है, यहाँ तक कि पोलियो, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जो कि एयर के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। तो आप मास्क का यूज़ करें, उसके थ्रू भी आप इन डिसीज़ से बच सकते हो, पर्टिकुलरली एनसेफेलाइटिस से बच सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।